नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर लेंगे जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ, जिसके लेखक है कामतानाथ जी। कामतानाथ जी ने इस लेसन में ये बताने की कोशिश की है कि जब मशीनी युग आया तो कैसे जो छोटे उद्योग वाले लोग थे या घरेलू काम करने वाले, जो घरों में काम थे, कुछ छोटा मोटा काम करने वाले थे, वो कैसे बेरोजगार हो गए क्योंकि उनका सारा काम मशीन आसानी से करने लगी। तो उन लोगों की व्यथा बताने के लिए ही उन्होंने ये कहानी लिखी है जिसमें मुख्य पात्र हैं बदलू और लेखक। ठीक है, पढ़ते हैं हम अपना लेसन। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था। यही था कि मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी जो लेखक है वह बदलू को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। क्यों? क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता। अब बदलू कहाँ रहता था? मामा के गांव में। कहाँ रहता था? मामा के गांव में। अब मामा के गांव लेखक सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाता था क्योंकि वह उसे रंग बिरंगी गोलियां देता था जिससे किसी का भी मन वह मोह सकती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी लेखक बता रहा है कि जब बदलू जो है वो उसके मामा के गांव का था, मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू उसका क्या लगा? मामा। लेकिन वह उसे मामा न कहकर क्या कहता था? काका। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चे भी उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे। मुझे देखो, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम जो लोग दूसरों को कुछ कह के बुलाते हैं हम उसको सुनकर वैसे ही बुलाते हैं। जैसे हम अपने मम्मी पापा को बोलते हुए सुनते हैं, जब दादा दादी से वो बात करते हैं, वो उनको अपनी मम्मी या कुछ कह के बुलाते हैं तो हम भी उसी नाम से उनको संबोधित करते हैं। जब हम बड़े होते हैं, तब समझदार होते हैं, तब उस चीज़ को हम बदलते हैं। ठीक है, ऐसा ही लेखक बदलू काका को काका कहता था, ना कि मामा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना सारा काम करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। यानी जो बदलू है उसका मकान ऊंचाई पर स्थित था और उसके मकान के सामने एक सहन था, यानी खाली जगह थी जिसमें एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था, जिसके नीचे बैठकर बदलू क्या करता था? अपना सारा काम करता था। ठीक है, सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी साथ में क्या रखा हुआ रहता था? मुलायम करने के लिए सलाख, जिसपे चूड़ी का आकार देता था, चूड़ियों को वह आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी जो बदलू था वह क्या करता था कि चूड़ियों को आकार देने के लिए पास में क्या रखता था? मुंगेरियां बच्चों एक लकड़ी होती है छोटी सी, जो आगे से पतली होती है, नुकीली सी होती है, और पीछे से मोटी, जो हमारे कलाई के हिसाब से बनाई जाती है। वो उस पर क्या करता था? उन चूड़ियों को चढ़ाता था ताकि आकार ले सके वह चूड़ियों का, और उनको गोल और चिकना बनाता था उस पर। और वह पूरी चूड़ियाँ बनाने के बाद, यानी एक हाथ की चूड़ियाँ पूरी बनाने के बाद ही उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता।
लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। यानी जो बदलू है वह अपना काम कहाँ करता था, एक मचिए पे बैठकर, पेड़ के नीचे एक मचिए पे बैठकर सारा काम करता था। उसके पास में युक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। और जो लेखक है वह बदलू के पास दोपहर में जाकर बैठ जाता था। वह उसे लल्ला कहा करता था, यानी लेखक को बदलू लल्ला कहकर बुलाता था। और उसके जाते ही उसके लिए एक मछिया मंगा देता जिस पर वो बैठकर चूड़ियाँ बनते देखता रहता। बदलू 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ पूरे दिन में बनाता था। बदलू मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, पर विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इस जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलते वो अलग। यानी जो बदलू था वह कौन था? वह मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। पैतृक यानी जो पिछली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा चला आ रहा है, वो पैतृक पैसा था उसका। तो वह चूड़ियाँ बनाता और बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता। गांव की सभी स्त्रियां उसी से चूड़ियाँ पहनती और बाहर के गांव के भी उसी से चूड़ियाँ लेके जाते। उसका जो चूड़ियाँ बेचने का तरीका था वह पैसे नहीं लेता था, वस्तु विनिमय का तरीका। अब जो वस्तु विनिमय जो होता है, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि हम वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं। जैसे आज के ज़माने में जो वस्तु विनिमय है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके लिए हम पैसे देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि वस्तु जब हमें कुछ चाहिए होती थी नई, तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ अलग वस्तु देते थे, अनाज देते थे या कपड़े देते, कुछ भी वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। जैसे आप अपने दादा दादी से पूछोगे तो वो बताएंगे आपको कि उन्होंने भी वस्तु विनिमय कर रखा है। उन्होंने भी अनाज के बदले दूसरी चीज़ें खरीदी, अनाज देकर चावल खरीदे, अनाज देकर अपने लिए कुछ भी सामान लेके आए हैं, वो ऐसा उन्होंने किया होगा। आप उनसे जान सकते हो ये सारी चीज़ें। तो यही किसका तरीका था? बदलू का। स्वभाव से बहुत सीधा आदमी था, ना ही कभी लड़ता झगड़ता था, लेकिन शादी विवाह के अवसरों पर वो सारी कसर निकालता था, क्योंकि शादी विवाह के अवसर बहुत खास होते हैं जिन पर हम ये सारी चीज़ें अवश्य मंगवाते हैं, यानी चूड़ियाँ, बाकी सारे कपड़े वगैरह सब मंगवाते हैं और मनचाहा दाम भी हमें देना पड़ता है। वहीं पर बदलू अपना सारा कसर निकालता था। उस विवाह में वह क्या होता था, उसको उसके घरवाली के सारे वस्त्र मिल जाते थे, अनाज मिल जाता था, उसको पगड़ी मिलती और रुपये मिलते सो अलग। यानी वो सारी कसर वहीं निकाल लेता। पूरे साल चाहे वह फ्री में बांटता हो चूड़े, लेकिन विवाह का मौका कभी नहीं छोड़ता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर उड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। यानी जो बदलू था उसे कांच की चूड़ियाँ बहुत बेकार लगती थी, वह कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। अगर उसने किसी के हाथ में देख ली तो अंदर ही अंदर गुस्सा होता, कुढ़ता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सामने वाले को सुना देता। मुझसे तो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं।
और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। जब लेखक उससे अपने शहर के बारे में बात करता है तो बदलू उससे घंटों तक बातें करता रहता है। वो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, ठीक है, उसके शहर के जीवन के बारे में पूछता है। और जब लेखक उसे बताता है कि वहाँ कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह क्या कहता है कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर भी घूमती रहती है। वहाँ की तो बात ही कुछ और है, उनकी कलाइयाँ बहुत नाजुक होती है। जो लाख की चूड़ियाँ हैं उनका वह वजन नहीं सहन कर पाएगी, उससे उनके हाथों में क्या होगा, मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा कर आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। यानी लेखक जो है वह बदलू के पास रोज जाता था और बदलू उसकी अच्छे से खातिरदारी करता, उसको पीने के लिए दूध देता, खाने के लिए आम देता, और सबसे ज़्यादा अच्छा था कि उसके लिए लाख की गोलियां बना कर देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार मैं ही 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यानी जब लेखक है ना हमेशा अपने मामा के यहाँ जाता था तो एक आध महीने रुक कर आता था, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ती है, लंबी पड़ती है, जैसे हमारे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है वैसे लंबी छुट्टियाँ पड़ती तो वह वहाँ रुक कर आता था। लेकिन 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा, 2-3 बार ही, कि वह वहाँ जा पाया। उसके बाद उसके पिताजी की क्या होगी, बदली हो गई शहर में, जिसके बाद वह एक लंबी अवधि तक गांव में नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया, गांव गए, इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। अब गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उसे मिला। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यानी देखो बच्चों, गांव हम छुट्टियों में जाते हैं, ऐसे ही लेखक भी अपनी छुट्टियों में गांव जाता था। लेकिन उसके पिताजी की जब बदली हो गई तो वह गांव नहीं जा पाया। लगभग 8-10 वर्षों के बाद में वह बड़ा हो गया, फिर वह गांव आया तो वह लाख की गोलियां भूल गया और बदलू भी उसके ध्यान में नहीं रहा। मतलब वो इन सब चीज़ों को भूल चुका था क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका था। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। लगभग गांव की सभी औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनी। सहसा उसका ध्यान इन सब चीज़ों पे कब गया, जब उसके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ी थी वह टूट कर उसकी कलाई में घुस गई। उस समय मामा घर पर नहीं थे तो लेखक ने मरहम पट्टी की और फिर वह शाम को घूमते घूमते बदलू के घर गया। बदलू चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा हुआ मिला। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। यानी जब लेखक है वो बच्चों के चोट लग गई तो वह क्या करता है, उसके मरहम पट्टी करने के बाद में बदलू के पास जाने का निश्चय करता है।
तो बदलू वहाँ सो रहा होता है, तो वहाँ जाके देखता है, तो उसको देखकर बदलू क्या होता है, उठ जाता है और पहचानने की कोशिश करता है। तब लेखक कहता है, मैं जनार्दन काका आपसे गोलियां बनवा कर ले जाता था, अपना परिचय देता है। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल यानी कि यादों में पिछली जो बीती यादें थी अपने दिमाग पे जोर डाल रहा है कि कौन जनार्दन, कौन गोलियां बनवा कर ले जाता था, वो सब याद करने की कोशिश करता है। और फिर वह बोल पड़ता है, आओ 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 लल्ला बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई भी पूछे तब तो। यानी जो लेखक है वह काका से पूछता है कि इधर उधर देखता है कि उसकी मचिया नहीं होती, तो पूछता है कि काम नहीं करते आजकल। तो जो बदलू है वो जवाब देता है कि नहीं, काम तो बहुत सालों से बंद पड़ा है, गांव में कोई भी उसकी चूड़ियाँ नहीं खरीदता। वह कुछ देर चुप हो जाता है, फिर बोला, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल काम सब मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है, लाख में कहाँ संभव है। यानी जो लेखक है वह जब बदलू से पूछता है कि काम वगैरह नहीं कर रहे, तो बदलू जवाब देता है कि आजकल सब कुछ मशीनी युग ने ले लिया है, ये सारा काम, यानी मशीन से सारी चूड़ियाँ वगैरह बनती है। तो कांच की चूड़ी में नए नए डिज़ाइन और नई नई तरीके की चूड़ियाँ बन सकती है, लाख में वैसे डिज़ाइन संभव नहीं है, और ख़ास करके हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक नाजुक तो फिर भी होता है लल्ला, कहते हैं उसकी खांसी आ गई है, और वह देर तक खांसता रहा। यानी जब लेखक उससे पूछता है कि कांच खतरनाक होता है और जल्दी टूट जाता है, तब बदलू कहता है कि नाजुक तो होता है ना लल्ला। इतने में कहते कहते क्या होता है, बदलू को खांसी आ जाती है और बहुत देर तक खांसता रहता है। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ और पैर, माथे की नसें उभर आई थी, जाने कैसे। उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति छाई रही और मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी जो लेखक है वह देखता है कि बदलू खांसता है, तो वो मन में सोचता है कि उसको दमा है, लेकिन वो स्थिति को भांपते हुए बदलू ने उससे कह दिया कि बेटा मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है, कुछ 1-2 दिन में, 10-15 दिन में चली जाएगी। लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। किसके मन में? बदलू के मन। कुछ ना कुछ व्यथा छुपी थी, ये सारी चीज़ें लेखक को समझ में आ रही थी। लेखक को ये लगा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। अब देखो बच्चों, ये जो लाइन है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इसका मतलब ये है कि जब से टेक्नोलॉजी बनी है, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो उससे जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनका काम धंधा बंद हो गया। जैसे बदलू का ही उदाहरण ले सकते हैं, चूड़ियाँ कांच की बनने लगी, मशीनों से बनने लगी, तो उसका लाख की चूड़ियों का धंधा बंद हो गया। ऐसे ही कई तरह के उद्योग हैं जो लोग घरों में बैठकर छोटे मोटे हाथों से काम करते थे, लेकिन वह मशीनी युग आने से सब कुछ बंद हो गया। तो इस तरीके से मशीनों ने कई हाथ काट दिए, कई लोगों को बेरोजगार कर दिया। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जानू दूंगा तुमको। यानी जो लेखक है वह
बदलू से पूछता है कि जो उसकी आम की फसल है वो कैसी है। तो बदलू उसका जवाब देता है सिंपल सा ही कि अच्छी है, और मैं भूल गया आपको आम खिलाना, अभी मंगवाता हूँ। उसने अपनी बेटी रज्जू से आम मंगवाए। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। यानी जब लेखक ने उसको आम की फसल के बारे में पूछा तो बदलू ने सारी चीज़ें बताई उसको कि आम की फसल अब अच्छी हो रही है, और जो गाय थी वह भी बिक गई क्योंकि उसको खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और उतने में उसकी बेटी उसके लिए आम लेकर आई। तो लेखक कहता है कि मैं इतने आम नहीं खा पाऊंगा। तब बदलू है उस पे व्यंग करता है कि इतने इससे चौगुने आम तो मैं एक टाइम खा जाता था, तुम तो शहरी बन गए हो बेटा पूरे। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं। इस साल ये पेड़ तैयार हुआ। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी जब बदलू ने आम मंगवाए अपनी बेटी से और कहा कि इसको आम दो, तो बेटी ने लल्ला को 4-5 आम छांट कर सिंदूरी वाले आम दिए। और कैसे दिए, अपनी अंजलि में यानी हथेली में रखकर। उस समय लेखक ने क्या देखा कि उसकी निगाहें जो है उसकी गोरी गोरी कलाइयों पे जो लाख की चूड़ियाँ थी उन पर ठहर गई, क्योंकि वह उस पर बहुत अच्छी लग रही। उसी समय बदलू समझ गया लेखक की दृष्टि को, और उन्होंने बताया कि यह आखिरी जोड़ा था जो जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाया। और जमींदार क्या कह रहा था, 10 आने दे रहा था, तो उसने उसे बेचने से मना कर दिया। मैं आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात वहाँ से चला आया। मुझे प्रशंसा हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, आसानी से जो टूट जाता है। यानी लेखक वहाँ से अब उठकर आ गया, कुछ आम खाए वहाँ, और वहाँ से वह आ गया और उसे अच्छा लगा क्योंकि लेख बदलू जो है वो टूटा नहीं अभी भी, उसे अभी भी अपनी लाख की चूड़ियों पर ही भरोसा। जैसे बच्चों, इस कहानी में लेखक ने बताया है कि जो मशीनी युग है या आधुनिकरण जो आ गया है उसके बाद में कई लोग बेरोजगार हो गए। इसी तरीके से बदलू भी बेरोजगार हो गया था, क्योंकि आजकल के लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते थे क्योंकि वो सस्ती भी मिलती थी और आसानी से नए नए डिज़ाइन में मिल जाती थी। और जो लाख की चूड़ियाँ होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि उन्हें बनाने में मेहनत लगती है। तो इस तरीके से ये मशीनी युग ने कई हाथ काट दिए, यानी कई लोगों को बेरोजगार कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ के आप आराम से पढ़ना और अपना ध्यान रखना। थैंक यू।